And yeah, let's begin the session. Sure. All right. So सेल्स की दुनिया के आप तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन बंग है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पिछले 15 सालों से जुड़ा हूं और आज आप तमाम दोस्तों के साथ इस बातचीत के लिए मुलाकात हुई है कि सेल्स और सेल्स एज अ करियर, इसमें क्या ज़बरदस्त है, कैसे हम सेल्स में करियर के तौर पे ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और कस्टमर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। हम तो कस्टमर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पर कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ पर सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सारी सेल्स की दुनिया के दोस्त हैं और लगातार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कस्टमर से उनकी मुलाकात होती है, प्रॉस्पेक्ट से उनकी मुलाकात होती है और उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस पक्का आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस या ऑब्जेक्शंस आते होंगे जिनको कई बार वो हैंडल नहीं कर पाते होंगे। ऐसा लगता होगा कि यार इसका कुछ बेहतर जवाब मेरे पास होता तो सवाल को थोड़ा बेहतर तरीके से मैं हैंडल कर पाता। राइट दोस्तों, मैं इस सारी बातचीत को अगले आधे घंटे, पौन घंटा, 1 घंटा, जितनी भी देर हम लोग साथ में हैं, आप और सादिया जी जब तक मुझे अनुमति देंगे, तब तक के लिए मैं चाहता हूं इस बातचीत को थोड़ा ना इस पूरे सेशन को, इस पूरे सत्र को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा पार्टिसिपेटिंग बनाया जाए। अगर ये एक तरफा कहानी रही, कथाकारी हो जाएगी और मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं आप लोगों का दोस्त हूं। राइट, तो चैट बॉक्स के माध्यम से प्लस कुछ लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरा कोई ऐसा बड़ा की नोट स्पीकर टाइप का नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो कोई और बीच में बातचीत नहीं करेगा। राइट, तो हम लोग हैं तैयार सेल्स के बारे में बात करने के लिए, सेल्स एज एन अमेजिंग करियर या सेल्स में कैसे हम लोग जबरदस्त हो सकते हैं, उस बारे में बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख लीजिए, वाई टाइप कर दीजिए, वाई, यस और वाई। और अगर नहीं है, किसी और खूबसूरत विषय पे आप बात करना चाहते हैं तो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि विषय का नाम मत लिखिएगा, क्योंकि अभी उस विषय पे बात नहीं हो सकती। राइट, तो कुछ 62 में से कुछ 10, 12, 15 दोस्त मेरे इंटरेस्टेड दिखे जिन्होंने वाई 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 यस 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 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं। किसी साहब ने कुछ एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन बहुत यस, बट ये नए लोगों के लिए भी है। हाँ जी, नए पुराने सब, हर वो व्यक्ति जो अपने ग्राहक की जिंदगी में परिवर्तन लेके आना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अपने कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है, उसके लिए आज का सेशन है। राइट, मुझे एक बात और बताइए, क्या आप सारे लोग हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं या कुछ को अंग्रेजी का तड़का भी चाहिए? अगर हैं तो प्लीज यस टाइप कीजिए। हाँ हाँ, मिक्सअप तो पक्का करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि हिंदी मेरे लिए बड़ी नेचुरल तरीके से आती है, बहुत नैसर्गिक रूप में मैं हिंदी में बात कर पाता हूं, इसलिए आप लोगों से अनुमति ली। तो हम हिंदी में बातचीत करेंगे। जहां आपको लगेगा कि भाई हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो रही है, वहां मैं बता दूंगा कि मुझे अंग्रेजी भी आती है। राइट पार्टनर्स, सो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बैठिए, अच्छी ऊर्जा के साथ बैठिए और सतर्क रहिए। फिजिकली भी यही रहिए, मेंटली भी यही रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी और यात्रा पे निकल जाते हैं, बैठे यहाँ होते हैं, किसी और यात्रा पे निकल जाते हैं। हालांकि मेरे पास वो तंत्र मंत्र है कि मैं आपकी आत्मा को वापस बुला के आपके शरीर में प्रविष्ट करा दूं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं और आपको जागृत अवस्था में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। राइट, मैं कुछ नंबर्स बोल रहा हूं, मुझे बताइए ये नंबर्स क्या है। ओके, मैंने बोला 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 750। क्या लगता है ये नंबर्स क्या है? आदित्य गुप्ता जी का जवाब है मल्टीपल्स ऑफ 5 है। ऑल राइट, ठीक है जी, और बताइए। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? कोई और साहब ये जवाब देना चाहे तो प्लीज चैट बॉक्स में दीजिए। बोलो यार, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या फर्क पड़ता है। युद्धि योगेश जी का कहना है मल्टीपल ऑफ 5। ऑल राइट, 5, 10 कंपाउंडिंग, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऑल राइट, और क्या हो सकता है? 5, 10, 15, 20, 50, 100। स्टेबल, 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 स्टेबल से क्या मतलब है आपका नवीन भाई? कोई बात नहीं, पॉलिसी टर्म प्लस कंपाउंड, ओके। 1+ साहब, आप काफी इंश्योरेंस के बाहर नहीं सोच पा रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं।
ये इंश्योरेंस के बहुत बाहर की बात है। लोग दिन की कितनी, ओ माय गॉड, लोग दिन की कितनी पॉलिसी सेल करते हैं? अच्छा 5, 10, 15, लेकिन 700 पॉलिसी कौन सेल करता है भाई? 750 पॉलिसी कौन सेल करता है? नहीं 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 नहीं, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। अगर ये इतना आसान जवाब होता है इसका तो ये सवाल होता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कोशिश करी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सपोनेंशियल सेल, ठीक है आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। ऑल राइट, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये मात्र नंबर्स नहीं है, ना ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है, ऐसा भी नहीं है। ये दिल्ली या बंबई शहर में बिकने वाली एक प्याला चाय की कीमतें हैं। क्या बोला मैंने? दिल्ली या बंबई शहर में बिकने वाली एक प्याला चाय की कीमतें हैं। 5 रुपए की चाय भी मिलती है, 10 की भी मिलती है, 20 की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है, और 750 रुपए की भी चाय ताज लैंड एंड बॉम्बे में मिलती है, ताजमहल होटल। राइट? यस और नो? लॉजिक क्या कहता है? व्हाट डज द लॉजिक से? उबली हुई चाय, बढ़िया कड़क चाय, अदरक घीस घीस के मिलने वाली चाय, टपरी पे जो चाय पीने का आनंद है, आदित्य भाई आई वुड लाइक टू हैव, मी टू आदित्य भाई, थैंक यू सो मच। तो ऐसी चाय पीने का आनंद कहां पर है? टपरी पर है। लॉजिक क्या कहता है कि भाई टपरी पर मिलने वाली चाय जबरदस्त चाय होती है और वहीं पर चाय पी जाएगी। राइट? दोस्तों के साथ वहीं चाय पी जाती है, क्योंकि वहां पर जो हम अपनी अंदाज में, अपनी स्टाइल में जो बातचीत कर सकते हैं वो कहीं और नहीं कर सकते। राइट? लेकिन फिर भी आपको अपने किसी खास दोस्त, किसी खास मेहमान, किसी वो के साथ चाय के लिए जाना है तो कहां लेके जाना पसंद करेंगे? आई एम श्योर 90% जनता चाहेगी कि भाई ताजमहल होटल, ताजमहल पैलेस बॉम्बे में 750 रुपए की चाय पी जाए। राइट? वो 750 रुपए की चाय में ये जरूर हो सकता है 7 स्टार होटल, बिल्कुल सही आदित्य भाई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसी बंदे ने बोला होगा कि मैं 750 रुपए की चाय बेचना चाहता हूं, तो कुछ दोस्तों ने क्या किया होगा? उसका बुखार नपवा लिया होगा। बिल्कुल शोभित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको अब अपन इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्यों मैंने ये नंबर्स और क्यों मैंने चाय का भाव आपके साथ बांटा। इसलिए बांटा कि जब किसी सेल्स वाले ने ये तय किया होगा कि मैं 750 रुपए की चाय बेचूंगा, तो उसके कई सारे दोस्तों ने, मिलने वालों ने, रिश्तेदारों ने उसके बुखार का टेम्परेचर नपवा लिया होगा। राइट? कि भाई 750 रुपए की चाय, हैव यू गॉन नट्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सीसीडी, एबीडी, छाया, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। हाँ या ना? पर किसी सेल्स वाले ने सोचा कि मैं 750 रुपए की चाय बेचूंगा, और वो बेच रहा है और हम पी रहे हैं। ये है सेल्स वाले की कलाकारी, ये है सेल्स वाले की जादूगरी। ऐसे तमाम जादूगर हमारे बीच में भी आज शिरकत कर रहे हैं। उन तमाम जादूगरों को एक बार फिर मेरा सलाम, एक बार फिर मेरा प्रणाम। राइट? इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं अपनी बात को कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप फिर हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर हासिल कर क्यों नहीं पाते? हम अक्सर जो चाहते हैं वो हासिल कर क्यों नहीं पाते, उस बारे में बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ एक और नंबर मैं दे रहा हूं, एक और नंबर। राइट? मुझे बताओ, लगभग जिंदगी में, लगभग आदित्य भाई ठीक कह रहे हैं, लगभग जिंदगी में हम सारे लोग एक आध लाख दिन तो जीते, एक आध लाख दिन जीते हम लोग। कुछ लोग कम कम दिन जीते होंगे, कोई 90,000 दिन जीता होगा, कोई 80,000 दिन जीता होगा। पर जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी आंसर्स दो। डू वी स्टे हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर अ लाख डे और मोर और लेस? लगभग लाख दिन, कोई 80,000 दिन, कोई 70,000 दिन, कोई 60,000 दिन, पर लगभग इसके आसपास। यस और नो? यस, वाई? और जवाब दो यार, और अप्रोक्सीमेटली। आदित्य भाई ने लिखा वेरी गुड, विशाल गाबा बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नवजोत सिंह यस यस यस। सुशांत परिड़ा नो। ओके, सुशांत भाई का कहना है थोड़ा आजकल पेंडेमिक का टाइम है तो हम लोग कम जीते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। लोग प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, सोचने की रखो, सोचने की रखो, इसको बंद करो। चैट, स्टॉप राइटिंग इन द चैट बॉक्स, स्टॉप राइटिंग इन द चैट बॉक्स। जस्ट थिंक भाई, अगर 1 लाख दिन जीना पड़े तो लगभग 300 साल से ज्यादा जीना पड़ेगा। आप तक मेरी बात पहुंच रही है? अगर 1 लाख दिन जीने की बात आई तो हमको 300 साल से ज्यादा जीना पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने हमको 80 सालों का स्टॉक लेके भेजा है दुनिया में, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 29,200 दिनों का स्टॉक लेकर आए हैं। और कई सारे लोग जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के या 40 साल वालों की तो आधी जा चुकी,
बचे 14,500 दिन। आप लोग अपनी अपनी उम्र से अपने अपने दिन गिन लीजिए। अगर 80 साल तक जीने वाले हैं तो बचे हुए कुछ दिन बचे हैं, बहुत थोड़े दिन बचे हैं। क्या चाहते हैं इन बचे हुए दिनों में भी? खूब सारा कैलकुलेशन, खूब सारा एनालिसिस पैरालिसिस करना चाहते हैं, या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? जो जवाब आपका है वो आपका सही जवाब है, आपको तय करना है, मैं आपको बताने वाला कोई नहीं हूं। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? मुझे उम्मीद है पहुंच रही है। सो पार्टनर्स, ये मत सोचना कि बहुत बड़ी जिंदगी है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया जब जीना है बरसों। ये सब जा चुका, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीना नहीं है बरसों। बहुत कम समय है लेके आए हैं हम लोग, और इस कम समय में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अच्छा पार्टनर्स, चलो एक और बात, राइट? जस्ट इमेजिन करो एक गोला, एक सर्कल इमेजिन करो। सर्कल में ऐसे इमेजिन करो कि सर्कल का 71% हिस्सा ब्लू है और 29% हिस्सा ब्राउन है। क्या लगता है? थोड़ा उसमें ग्रीन ग्रीन भी है, क्या है ये? चैट बॉक्स में आंसर्स प्लीज। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है आज की बातचीत में तो प्लीज अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए। अर्थ, ओके अर्थ नहीं, मैंने कहा एक गोला है, उस गोले में 79% ब्लू है और 21% में थोड़ा ब्राउन थोड़ा ग्रीन है। ऑल राइट, अर्थ, लैंड, ग्रोमो, माय गॉड, विकास पारेख साहब बड़े ग्रोमो के फैन हैं, वेरी गुड। ऑल राइट, आनंद तोडरमल साहब, वाटर एंड अर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये एक ग्लोब है, ग्लोब, राइट? ग्लोब, किसी ग्लोब को आप देखेंगे तो वो 71% नीला है, क्योंकि धरती पर, पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% के लगभग लैंड और ग्रासलैंड और फॉरेस्ट वगैरह मिलाकर, राइट? मैंने ये बात क्यों लेके आई? जिस पृथ्वी पर 71% पानी है, राइट, और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पानी पिलाना कैसा काम है? पानी पिलाना पुण्य का काम है, पानी पिलाना सवाब का काम है, पानी पिलाना बहुत एक इतना इतना पवित्र काम है कि भाई किसी को पानी पिलाते हैं ना, हम हमारे यहाँ संस्कार है कि ऐसे ग्लास में देते हैं ना, तो दोनों हाथ से ऐसे, एक हाथ यहाँ पकड़ के और फिर ऐसे पानी ऑफर किया जाता है, अगर ट्रे नहीं है हमारे पास तो, राइट? इतना रिस्पेक्टफुली हम पानी पिलाते हैं। कोई आदमी अनजान भी घर का दरवाजा खटखटा दे तो हम और पानी मांग ले तो हमें लगता है वाह आज तो नारायण आ गए स्वयं पानी मांगने के लिए, राइट? ऐसे देश में जहां पानी पिलाना पुण्य का काम है, सवाब का काम है, पवित्र काम है, उस देश में किसी ने सोचा कि मैं बोतल बंद पानी बेचूंगा। यस और नो? डू यू एग्री? ऐसे देश में किसी ने क्या सोचा कि मैं बोतल बंद पानी बेचूंगा, 30 रुपए लीटर का पानी बेचूंगा। जब उसने ये आइडिया अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जानने पहचानने वालों के साथ शेयर किया होगा कि मैं पानी बेचूंगा, तो फिर उसका बुखार नपवा लिया गया होगा कि भाई पानी हिंदुस्तान में गर्मियों में ना बड़े बड़े बुजुर्ग लोग वहां पर ऐसे जगह लगा के, जिसको प्याऊ बोलते हैं, वो लगा के बैठते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पानी पी लो। ऐसे देश में तुम पानी कहां से बेच पाओगे? लेकिन आज पानी 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, यहां तक कि 400 रुपए लीटर भी पानी मिल रहा है, राइट? और अगर आप किसी शहर से थोड़ा 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में चले जाएंगे ना, तो वहां पर तो 40 रुपए लीटर दूध मिल जाता है। तो दूध के भाव में पानी मिल रहा है। लेकिन आज बोतल बंद पानी, पैक्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया है? हम घर से निकलते हैं तो लोड ही नहीं लेते हैं, भाई पानी लेके चलना है क्या? वो जमाना गया है जब वो 5 लीटर की, 10 लीटर की कूल केजेस लेके हम लोग ट्रेन में सफर करते थे और वो पानी नीचे से गिरता रहता था। याद है आप लोगों को वो दिन? शायद आप लोग यंग लोगों, काफी, मुझे मालूम नहीं, तो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरे दौर में ऐसा बड़ा होता था कि हम जरा भी ट्रैवल करने जाते थे, 100-150 किलोमीटर की दूरी पर भी जाते थे, तो वहां पर वो 5 लीटर का या 10 लीटर का कूल केज, सेलो का, या बाद में अच्छे आने लगे तो वो साइड में रखते थे, और एक बार अगर पानी उसमें से निकाल लिया तो फिर ग्लास ऐसे लगा के रखना पड़ता था, क्योंकि पानी काफी देर तक उसमें से गिरता रहता था, राइट? लेकिन एक जादूगर सेल्स वाले ने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा? पानी बेचूंगा। तो आप मानते हैं, मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए, एक चाय वाला एग्जांपल दिया, एक पानी वाला एग्जांपल दिया। जी, किसी ने कहा इट्स ऑल अबाउट बिजनेस साइकोलॉजी। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस साइकोलॉजी, इट्स अबाउट माय साइकोलॉजी। मैं क्या सोचता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना कंफर्टेबल हूं, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यस, द प्रोडक्ट आई एम डीलिंग इन इज द ग्रेट प्रोडक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स पर्सन के साथ प्रॉब्लम यह है, जी ठीक कह रहे हैं वन स्टॉप साहब, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स
टीम्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको अपने ही प्रोडक्ट में, अपने ही सर्विसेज में, अपने ही दिए जा रहे सॉल्यूशन में भरोसा नहीं है, या भरोसा है तो थोड़ा दे आर शेकी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनको दे आर नॉट श्योर कि यार ये प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन के तौर पे मेरे ग्राहक के लिए, मेरे कस्टमर के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और वहीं से सारा फेलियर की स्टोरी शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। हम तमाम उम्र चाहे किसी को भी दोष दे रहे हैं, लेकिन असली समस्या हमारे अंदर है। देखो यार पार्टनर्स, सेल्स की दुनिया में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जो आप, एक भाई साहब ने साइकोलॉजी की बात करी, मैं फिर कस्टमर साइकी की बात कर रहा हूं। कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर, जब आप कस्टमर से मिलने जाते हैं तो वो तीन लेवल्स पे आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है, आपको समझने की कोशिश करता है। अगर आप लोग कॉपी है आप लोग के पास, राइट जी अमित भाई, प्रोडक्ट नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नॉलेज, देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास नॉलेज होता है, राइट। तो खुद पर काम करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, खुद पर काम करना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल सही। आई अप्रिशिएट पार्टनर्स। तो तीन लेवल्स पे आपका कस्टमर आपको ऑब्जर्व करता है, कंसीव, बिलीव, अचीव, वेरी गुड आदित्य भाई, वेरी गुड। लेकिन तीन लेवल्स पे आपका कस्टमर आपको ऑब्जर्व करता है। अगर आप लोग नोटबुक लेके आए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो लिख लीजिए। पहला लेवल होता है आई टू आई। क्या मैंने बोला? आई फॉर इंक पॉट, आई मतलब आंखें नहीं, आई टू आई ऐसा लिख सकते हैं आप, आई टीओ टू आई। दूसरा लेवल होता है आई टू यू, और तीसरा लेवल होता है यू टू यू, राइट। आई टू आई टू यू एंड यू टू यू। ये क्या है? ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सेल्स की लगभग 25% समस्या जो आपकी जिंदगी में आती हैं वो दूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। सो आई टू आई का मतलब होता है जब हम आई टू आई कौन? आई मैं। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट में मेरा कन्विक्शन, आई टू आई, मुझे अपने आप से स्ट्रांगली बात करना है, राइट। जब मैं अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस्ड हूं, जब मुझे मालूम है कि इस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे से कस्टमर की एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो उसके लिए सॉल्यूशन के तौर पे उस चीज को देख पाएगा, तब मैं स्ट्रांगली कस्टमर के पास जाकर आई टू यू कर पाता हूं। एंड व्हाट इज यू? यू इज द कस्टमर। आई टू यू, मैं कस्टमर को समझाता हूं, राइट। क्योंकि कस्टमर मेरी बातों को नहीं सुनता है, कस्टमर मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं देता है, कस्टमर मेरी अदा से फिदा नहीं होता है, कस्टमर इस बात से फिदा होता है कि मेरी आंखों में उसको कितना कॉन्फिडेंस और कितना कन्विक्शन दिख रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, अपने सॉल्यूशंस के लिए। और वो कहीं अगर शेकी दिखता है तो कस्टमर सिर्फ मुस्कुरा के बोल देता है कि भाई चलो एक काम करते हैं, अगली बार बात करते हैं, मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं अपनी वाइफ से बात करके बताऊंगा, मैं अपने दोस्त से बात करके बताऊंगा, मेरे एक मित्र हैं जो इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, वो तय करके बताएंगे कि मैं ये इंश्योरेंस खरीदूं या फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्ट खरीदूं या नहीं खरीदूं, राइट। लेकिन अगर आपका आई टू आई स्ट्रांग है तो आपकी तरफ से जो ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचेगी वो इतनी जबरदस्त होगी कि आपके जाने के बाद कस्टमर जो यू है वो यू टू यू करेगा, और यू टू यू में वो बात करेगा खुद से कि हाँ यार ये बंदा आया था, इसने मुझे इतनी जबरदस्त बात बताई थी, वाकई ये मेरे हित में। वो यू टू यू करता है, खुद से बात करता है, खुद एनालाइज करता है, और अगर उसको आपका आई टू यू स्ट्रांग लगता है तो उसका यू टू यू स्ट्रांग होता है, उसका कन्विक्शन आपके प्रोडक्ट में स्ट्रांग होता है, और नेक्स्ट डे फोन लगा के वो बोलता है कि भाई चेक किसके नाम पे बनाना है ये बता दो, चेक किसके नाम पे बनाना है ये बता दो। मेरी बातें अगर आप लोगों तक पहुंच रही हैं, मेरी बातों में अगर आपको दिलचस्पी आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस डालिए। यदि अगर मुझे अपनी टोन या बातें को चेंज करना है तो प्लीज नो डालिए। राइट पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। मतलब आप दिलचस्पी ले रहे हैं और आप जागृत अवस्था में हैं मुझसे बातचीत करने के दौरान। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया आई टू यू एंड यू टू यू, ये स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये स्ट्रांग होगा तो फिर इस बात की संभावना है कि हम ग्राहक के दिमाग तक नहीं दिल तक पहुंच जाए। और जब भी किसी डिसीजन मेकिंग में, जब भी किसी डिसीजन मेकिंग में याद रखना, ये दिल से दिमाग की 6 इंच की दूरी पूरी होती है, क्लोजिंग हो जाती है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, दिमाग से दिल की ये सिर्फ 6 इंच की दूरी है। अगर कस्टमर को आपने दिमाग से सोचने की बजाय उसके दिल से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और वो आपकी बातों से ही हो सकता है, आपके झूठे फंडों से नहीं हो सकता,
आपकी हवाबाजी से नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, पर ये सच्चाई है जो सेल्स वालों की दुनिया में बहुत होती है। सच्चाई, ईमानदारी और कस्टमर के हित में बात करना ही फाइनल सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप झूठ बोल के कितना बेच लेंगे, आप गलत फीचर्स बता के कितना बेच लेंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में मिसगाइड करके कितना बेच लेंगे, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर जिंदगी में किसी भी फील्ड में, सेल्स में पर्टिकुलरली अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स सच सच बताते आना चाहिए। और वो तब संभव है जब आपका खुद का कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो आई टू यू एंड यू टू यू, ये आप तक पहुंचा होगा, मुझे उम्मीद है, राइट। मुझे बताओ यार, एक और बात आप लोगों से करना चाहता हूं, एक और बात आप लोगों से करना चाहता हूं। वो बात यह है कि आप लोगों ने कभी सड़क चलते किसी अपार्टमेंट के बाहर, किसी घर के बाहर ऐसा पढ़ा है, पॉलिटिशियंस नॉट अलाउड, या डॉक्टर्स नॉट अलाउड, या आईएएस ऑफिसर्स नॉट अलाउड, ऐसा पढ़ा है? हाँ जी, कोई साहब कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है पॉलिटिशियंस नॉट अलाउड, डॉक्टर्स नॉट अलाउड, आईएएस ऑफिसर नॉट अलाउड, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन आप लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा कि सेल्समैन नॉट अलाउड, पढ़ा है? सेल्समैन नॉट अलाउड पढ़ा है किसी गेट के बाहर? ऐसा एक तख्ती लगी होती है, सेल्समैन नॉट अलाउड। बहुत बुरा लगता है ना बुरा, जब वहां पर ऐसा। अमित भाई कह रहे हैं नो, ओके कोई बात नहीं अमित भाई, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने पढ़ा है सेल्समैन नॉट अलाउड। और वो जब तख्ती पे ऐसा लिखा देखता हूं तो दिल में वाकई बहुत दर्द होता है कि यार ये कैसे हो गया, हमारी इतनी बुरी इंप्रेशन कैसे हो गई? हु हैज बिल्ड दिस पुअर पैथेटिक इंप्रेशन फॉर आवर इंडस्ट्री एंड फॉर अस? शोभित भाई कह रहे हैं मेरी दोस्त की सोसाइटी में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हु बिल्ड दिस पैथेटिक इंप्रेशन फॉर आवर इंडस्ट्री? आप लोगों का क्या जवाब है? ये खराब इंप्रेशन अपनी इंडस्ट्री के लिए किसने बिल्ड किया? नहीं ठीक है साहब, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर स्पेशल एडवाइजर्स। ठीक है वन प्लस साहब, आपकी बात सही है, दुरुस्त है, लेकिन अंत में हम लोग सब सेल्स ही करते हैं। तो सेल्स वालों के लिए एक खराब इंप्रेशन किसने बिल्ड किया? आपका जवाब जानना चाहता हूं प्लीज। बिल्कुल, वी आर सेल्फ, सेल्स वाले जो कस्टमर की प्रेफरेंस को नहीं समझते हैं, रॉन्ग सेलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तमाम दोस्तों के सारे जवाब बिल्कुल सही हैं। हमारे लोगों ने या हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पूर्वजों ने ये इंप्रेशन हमारे लिए खराब क्रिएट किया है, राइट। तो अब इस इंप्रेशन को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब इस खराब इंप्रेशन को ठीक करने, अनट्रेन्ड पर्संस, बिल्कुल सही बात है आदित्य भाई, बिल्कुल सही बात है, अनट्रेन्ड पर्संस क्रिएटेड दिस इंप्रेशन। बिल्कुल, महेश कुपाड़े साहब कह रहे हैं अब इस खराब इंप्रेशन को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी काम अगर अच्छा है ना, कोई भी काम अगर अच्छा है, संजय भाई स्टॉप करते हैं, ओके ऑल ऑफ यू स्टॉप, अब ध्यान से बात सुनिए मेरी। यस, अगर कोई भी काम अच्छा है दुनिया में तो वो कठिन होगा। कोई भी काम अगर अच्छा है दुनिया में तो वो कठिन होगा, क्योंकि लोग अक्सर बात करते हैं, मैंने सुना है कि भाई सेल्स टफ है या इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस लोग निकाल के आते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज योर व्यू, सेल्स इज इजी और सेल्स इज टफ? मेरे हिसाब से ना सेल्स ना इजी है ना टफ है, सेल्स इज ग्रेट। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? मुझे बताओ कभी किसी ने पूछा है कि यार इंडियन आर्मी के लिए काम करना टफ है या इजी है? इंडियन आर्मी के लिए काम करना टफ है या इजी है, ये क्वेश्चन ही यस। किसी साहब ने लिखा सेल्स इज ग्रेट, मैं उन साहब के लिए ताली बजाना चाहता हूं यार। आपका नाम मुझे मित्र पता नहीं है, पर आपने यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे नहीं मालूम आप लोग अपने मित्र के लिए तालियां बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे, पर उन साहब ने जो जवाब दिया है मुझे बहुत पसंद आया, और वो जवाब है कि सेल्स इज ग्रेट यार, सेल्स सिंपली महान है, क्योंकि सेल्स इज द ओनली फंक्शन इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर, चाहे एचआर हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ऑपरेशंस हो, ये सारे लोग मिलकर जब खर्च करने के आइडियाज लेके आते हैं, एक्स पैसा खर्च करने के आइडिया लेके आते हैं, तो सेल्स अकेला ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि कैसे हम 2x ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए। तो सेल्स अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जो
पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमा के लेके आता है। यस और नो? तो सेल्स इजी है या टफ है, ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज सेल्स इज ग्रेट। इंडियन आर्मी के लिए काम करना आसान है या मुश्किल है, ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज लोग अपनी मदरलैंड के लिए काम करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए काम करते हैं। लोग इस बात को सोच के काम नहीं करते कि ये सही है या गलत है। और मैं भी इंश्योरेंस की दुनिया में काम करने वाले हर सेल्स वाले को, हर व्यक्ति को टिपिकली मैं बोलता हूं आर्मी ऑफ गॉड। आप लोग भगवान की सेना हो यार, भगवान की सेना। क्योंकि जिन आंखों में भगवान आंसू भर देता है ना, उन चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आने का काम आप लोग कर पाते हो, वो सिर्फ सेल्स वाले कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी के घर पे अर्ली क्लेम आ गया, डेथ क्लेम आ गया, तो कौन करता है? भैया डेथ क्लेम आया, वो आंसू तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो दुख और वो जो इमोशनल लॉस है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, पर उस व्यक्ति के नहीं रहने पर होने वाले फाइनेंशियल लॉस, उसकी भरपाई हम कैसे करते हैं? हम इंश्योरेंस वाले वो चेक लेके जाते हैं और बताते हैं कि मैडम सर वॉज अ ग्रेट पर्सन और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ये इंश्योरेंस कवर आपकी अपनी फैमिली के लिए लिया था, एंड दिस इज हाउ यू नो वी आर देयर विद द फैमिलीज। तो हम लोग आर्मी ऑफ गॉड है, राइट? मुझे एक बात बताओ, सच में डर लगता है क्या कस्टमर से बात करने के पहले? मुझे बताओ, अगर हां तो चैट बॉक्स में डालो कि लगता है। समटाइम्स, ऑल राइट, कोई बात नहीं, अगर नॉलेज नहीं होगा तो इनिशियली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार सबसे पहले ना, कोई बात नहीं, आप नए हो पुराने हो इस इंडस्ट्री में, अभी अभी आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिल के अंदर एक चीज मान के चलो कि आप कस्टमर के हित में काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, राइट? ये कैसे हुआ पता है? आप लोगों के मन में डर पैदा कैसे हुआ, ये मैं बता देता हूं एक स्टोरी के माध्यम से, और उसके बाद फिर हम सेल्स कैसे एक प्रोसेस है उस पर बात करना चालू करेंगे, राइट? आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बार क्या होता है, एक एक किसान होता है और वो खेत में खुदाई कर रहा होता है, राइट? खुदाई कर रहा होता है, हल हल चला रहा होता है, और हल चलाते 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 एकदम से आवाज आती है टन। बताओ क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर? एक किसान खेती कर रहा है, खेती में हल चला रहा है, और हल थोड़ा अंदर तक गढ़ा के चला रहा है इस बार, और जब गढ़ा के चला रहा है तो एकदम से उसका हल रुक जाता है और आवाज आती है टन। वेरी गुड, राजन भाई कह रहे हैं खजाना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई कह रहा है गोल्ड पॉट, कोई कह रहा है खजाना, कोई कह रहा है पत्थर। पत्थर जो ढूंढ रहा है उसको पत्थर मिलेगा, जो खजाना ढूंढ रहा है उसको खजाना मिलेगा, है ना? लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों के साथ हूं जिनको लगता है कि गोल्ड पॉट मिलेगा, मैं उन दोस्तों के साथ हूं जिनको लगता है कि खजाना मिलेगा। मुझे बताओ, हमें कैसे मालूम कि जमीन में खजाना होता है? हमने सुना है, राइट? अब क्या होता है आगे स्टोरी, बिल्कुल रमेश भाई, रमेश महतो साहब कहते हैं गोल्ड, बिल्कुल। एक हंडा, एक घड़ा, समझते हैं ना आप? घड़ा, वो घड़ा, घड़ा टकराता है हल से, वो जमीन, वो मिट्टी साफ करता है किसान, किसान मिट्टी साफ करता है बहुत तेजी से और देखता है, और जब अंदर घड़े के अंदर आंख डालता है तो एकदम से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? मुझे बताओ। उसको बोलते हैं आंखें चौंधिया जाना, आंखों में एकदम से चमक लगने लग जाती है, राइट? आपकी और हमारी अभी बातचीत में थोड़ा सा बैरियर है, इसलिए आपके जवाब लेकिन मुझे समझ में आ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। तो जैसे ही वो हंडे के अंदर, घड़े के अंदर, हाँ, पुराने लोगों का कहना है इस समय तो यही मिलेगा, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल। तो जैसे ही वो घड़े में या हंडे में, जैसे ही गोल्ड पॉट में नजर डालता है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, वो ऐसे हाथ रख देता है अपने आगे, क्योंकि बहुत सारा खजाना है उसके अंदर। अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, जैसे ही वो किसान उस घड़े के अंदर हाथ डालता है, वो डर के एकदम से हाथ बाहर खींच लेता है। मुझे बताओ क्या है वहां पर? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जो स्नेक, वेरी गुड, राजन भाई कह रहे हैं सांप, ओके। और कोई जवाब? स्नेक, स्नेक। ऑल राइट ऑल राइट, 3 ही लोगों को मालूम है स्नेक, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त, गोल्ड कॉइन नहीं, हाथ खींच लेता है, हाथ डर के मारे खींच लेता है, और वो इसलिए खींच लेता है क्योंकि उसमें नाग बैठा है, और क्योंकि हम सबको पता है कि खजाने की रक्षा कौन करता है? नाग करता है, नाग देवता होते हैं। सांप जानवर होता है, तो अपने को थोड़ी इज्जत से बोलना है कि भैया नाग देवता होंगे अंदर, इसलिए डर के मारे उन्होंने बाहर हाथ निकाल लिया। मुझे बताओ यार, मैं इंदौर में बैठा हूं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है,
लेकिन उन सबको, जी रमेश भाई बिल्कुल, स्नेक, सबको पता है कि सांप होता है खजाने पे, नाग होता है खजाने पे। ये नाग खजाने पर किसने बैठाया? मैंने तो नहीं देखा नाग, ना मैंने खजाना देखा है ना मैंने नाग देखा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से भी किसी ने ना नाग देखा होगा ना खजाना देखा होगा। बॉलीवुड, ओके, बॉलीवुड एक रीजन हो सकता है। जय भोलेनाथ, नवजोत सिंह कह रहे हैं जय भोलेनाथ। गॉड नहीं, किसने बैठाया, किसने बैठाया? कुबेर देव ने। अच्छा, वेरी गुड। देखो यार, हम सारे लोगों ने ना दंत कथाएं, राजन कुमार साहब का जवाब बिल्कुल सही है। दंत कथाओं में ऐसा कहा गया है कि खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं, राइट? हम में से किसी ने देखा नहीं है। मतलब हमारे दिमाग पर ये नाग रूपी जो जाला बैठाया गया है वो स्टोरीज में बैठाया है। सेल्स टफ है, सेल्स मुश्किल है। विनीता जी सेल्स, बिल्कुल स्टोरी सही कह रही है विनीता बोरा जी, सेल्स कठिन है। सेल्स में कस्टमर से बहुत लफड़ा होता है, कस्टमर जूते मारता है, कस्टमर से लड़ाई हो जाती है, कस्टमर जिग करता है, बहुत कुछ बहुत कुछ, बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ते हैं। ये सारी चीजें सुनी सुनाई स्टोरीज हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं देवियों और सज्जनों कि ये सारी स्टोरीज, ये सारी कथाएं उन लोगों द्वारा फैलाई गई हैं जो सेल्स की दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, और उनको ये डर था कि ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में अगर आ गए तो उनका हिस्सा मारा जाएगा। ये उनका सोच थी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें स्प्रेड करना चालू करी कि सेल्स कठिन है, सेल्स मुश्किल है, जबकि ऐसा है नहीं, राइट? अच्छा मुझे बताओ कि भाई अगर ये बात मेरी स्वीकार करते हो, ये बात अगर मेरी स्वीकार करते हो, राइट, तो फिर अब ये बताओ कि सेल्स क्या है? सेल्स साइंस है या सेल्स आर्ट है? क्योंकि आप तमाम दोस्त, आप तमाम साथी लोग काफी दिनों से सेल्स कर ही रहे हो। ओके, आदित्य गुप्ता जी का कहना है कि सेल्स एक आर्ट है, आर्ट आर्ट। मेरा क्वेश्चन है कि सेल्स साइंस है या सेल्स आर्ट है? वेरी गुड। सेल्स साइंस है या सेल्स आर्ट है? वेरी गुड। 99% लोग कह रहे हैं कि सेल्स आर्ट है। और मुझे इस बात का, आर्ट ऑफ सेलिंग, नहीं नहीं वही तो पूछ रहा हूँ, सेल बोथ तो नहीं। मयूर भाई मैंने बोथ नहीं पूछा था, इन दोनों में से कोई एक जवाब। लाइक सेल आइस इन हिमालय, नहीं नहीं विनीता जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंजे को कंगी बेचने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, गंजे को कंगी बेचने वाले लोग सेल्समैन नहीं होते हैं, राइट? तो मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूं। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका जीत, दिल को जीतने की कला है। माय गॉड आदित्य भाई, यू आर बिकमिंग टू इमोशनल। इतने इमोशनल डायलॉग्स ट्रेनर्स के लिए छोड़ दो यार, आप लोग सेल्स वाले हो, आप लोगों को काम करना है। दिल को जीतने की कला तो बहुत बहुत ही बात की बात हो गई ना, लोगों के पास दिल बचा है ना कोई जीतना उनको चाहता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, आप लोगों के आंसर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि सेल्स साइंस है या आर्ट है। देखिए साइंस क्या होता है? साइंस ये होता है कि जब भी आप कुछ फॉलोइंग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आता है, जो आपको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। दैट इज साइंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पानी से भरी बाल्टी लेते हैं और उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो वो लकड़ी का टुकड़ा डूबेगा नहीं, तैरेगा, बिकॉज लॉ ऑफ बायंसी अप्लाई होता है। उसकी लकड़ी की डेंसिटी, पीस ऑफ वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ये साइंस है, राइट? ये साइंस है, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा उस पर नहीं डूबेगा, पानी में नहीं डूबेगा, चाहे बॉम्बे हो चाहे बैंकॉक हो, साइंस अप्लाइज, राइट? आदित्य भाई मैंने क्वेश्चन पूछा था सेल्स साइंस है आर्ट है, तो मैंने बताया कि साइंस नहीं है, पर आप लोग कह रहे हैं आर्ट है। मैं भी आपसे पूछ नहीं रहा आप लोग क्यों कहते हैं आर्ट है, पर मैं कहता हूं सेल्स आर्ट भी नहीं है। नहीं है साहब, आर्ट नहीं है। आर्ट मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब होता है कला, राइट? सो ड्राइंग एक आर्ट होती है, खाना बनाना एक आर्ट होता है, म्यूजिक करना एक आर्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लता मंगेशकर ने हजारों लोगों को दीनानाथ मंगेशकर हॉल में बैठाकर मंत्रमुग्ध कर दिया अपने गायन से। सुना है ना? सुना होगा, जरूर सुना होगा। लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं सुना होगा कि किसी सेल्स वाले ने एक बड़े मैदान में हजारों लोगों को पॉलिसी बेच दी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सेल्स ना आर्ट है, ना सेल्स एक साइंस है, सेल्स एक प्रोसेस है। पार्टनर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ नोट्स बना रहे होंगे, काम की चीजें बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा कुछ काम की चीजें लग रही हैं तो प्लीज लिखिए। मेरा कहना है कि सेल्स एक प्रोसेस है, सेल्स एक प्रोसेस है। प्लीज रिपीट कीजिए, सेल्स इज अ प्रोसेस, सेल्स इज अ प्रोसेस, सेल्स इज अ प्रोसेस। एग्जाम्पल देना चाहता हूं,
मान लीजिए आप गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर चाय की पतीली रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, थोड़ा सा अदरक डालते हैं, वेरी गुड। तो क्या बनेगा? चाय बनेगी। चाय बनेगी बिकॉज ये चाय बनाने की प्रोसेस है। मां कसम शिवास रिगल नहीं बनेगी। शिवास रिगल नहीं बनेगी बिकॉज उसको बनाने की प्रोसेस अलग होती है। ये सेल्स की चाय की प्रोसेस है, राइट? उसी तरीके से सेल्स एक प्रोसेस है। आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ढूंढना और उस तक पहुंचना और उसको ये बात समझाना कि फला प्रोडक्ट आपके हित में है, से लेकर पूरी उसकी नीड एनालाइज करना, उसको सॉल्यूशन देना, फाइनली उससे चेक पिक करना और उसको फाइनली एक डिलाइटेड कस्टमर के रूप में स्थापित करना। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सेल्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि सेल्स एज अ प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए 42 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आज सीखने को जरूर मिला होगा, राइट? ओके, ऑल राइट पार्टनर्स। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं कुछ आप लोगों को शो भी कर देता हूं, वरना आप लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, राइट? आजकल ना पीपीटी दिखाना बड़ा कंपलसरी होता है। शोभित भाई का कहना है, आ रहा है अभी तो शुरू हुआ भाई, प्रोसेस सीखना तो मेन है। वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है एक्साइटमेंट शोभित भाई आपका। आप अगर एक्साइटेड हो, आप अगर हैप्पी हो, तो मैं भी हैप्पी हूं और मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। सादिया जी मुझे स्क्रीन राइट्स देंगी प्लीज, शेयरिंग राइट्स। है ओके, ठीक है पार्टनर्स। तो मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा, इट्स नॉट अ पीपीटी बट एक वर्कबुक जैसा है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों मैं कहता हूं कि सेल्स एक प्रोसेस है, राइट? सेल्स एक प्रोसेस है और क्यों ऐसा कहता हूं उस बारे में अपन बात करते हैं, राइट? मुझे बताओ सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? आप सेल्स की इंडस्ट्री में आ गए हो। अब पहला स्टेप नंबर 1 क्या करते हो आप? व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? बताओ मुझे, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि सबसे पहली स्टेप क्या है। ओ, आप लोग लिख रहे हैं क्या? सर अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं, तो आई थिंक जो स्प्लिट करके आ रहा है ना, दैट विल कम ऑन वन पेज। श्योर। डोंट हैव लैपटॉप, प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइंग। ठीक है, संजय भाई ने अपना जवाब दिया है। संजय भाई का कहना है कि अपने को सबसे पहले क्या करना होता है? प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, राइट? प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो ये सेल्स की जो प्रोसेस है, इसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा दिख पा रहा है क्या मैडम? थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। पार्टनर्स आप लोग देख पा रहे हैं क्या इसको? इंट्रोडक्शन टू लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस देख पा रहे हैं क्या ये? ठीक है भाई। तो सेल्स प्रोसेस क्या है? बेसिकली देखो, द सेल्स प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर अनकवरिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। मतलब दो चीजें हैं, पहले आपको कस्टमर की नीड समझना है। कई बार आप कस्टमर से बात करोगे कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी एंड आई कैन हेल्प यू प्लान फॉर योर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी और चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड योर रिटायरमेंट। हो सकता है उसको ये भाषा चाइनीज भाषा लगे, जापानीज भाषा लगे, क्योंकि वो बोलेगा भाई मेरी तो सब सिक्योरिटी है यार, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सर मैं आपसे मिलकर आपको आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है, जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, उस प्लानिंग में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। तो क्या ये जानने में आप इंटरेस्टेड हैं? क्या कल सवेरे 11 बजे का समय ठीक रहेगा या कल शाम 4 बजे का समय बेहतर रहेगा, जब हम मिलकर इस बारे में 30-40 मिनट बात कर सकें? क्योंकि ये आपकी फैमिली से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये सबसे पहले आप अनकवर करने की कोशिश करते हो कि कस्टमर भी जागृत नहीं है। देखो यार, हर आदमी सुबह उठकर नया मोबाइल, नया टीवी, नया एसी, नया घर, नई कार सब खरीदना चाहता है, राइट? पर कोई भी आदमी सुबह उठकर इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहता, राइट? क्यों नहीं खरीदना चाहता? क्योंकि उसको पता ही नहीं है
कि उसके हित में कैसे है इंश्योरेंस, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है, राइट। सो सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड, आपको अनकवर भी करना है और उसके बाद मिलने के बाद कस्टमर की नीड को सही सॉल्यूशन से अनकवर भी करना है, राइट। तो सेल्स प्रोसेस फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच लीड टू द पॉलिसी क्लोजर। लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मेरी क्लोजिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? मेरी पॉलिसी क्लोज नहीं होती। कस्टमर हाँ करता है, बहुत दिनों तक झुलाता है और उसके बाद बोल देता है कि बाद में सोच के बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, इस तरह की बात करता है। लेकिन उसका कारण क्लोजिंग नहीं आना नहीं है दोस्तों। टू योर सरप्राइज, आप लोग इस बात को जानकर आश्चर्य होंगे कि क्लोजिंग वाले स्टेप के कारण नहीं, जबकि ओपनिंग वाले स्टेप के कारण नहीं होती है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप लोगों तक पहुंची कि चूंकि हम ओपनिंग ही ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए क्लोजिंग अच्छे ढंग से नहीं होती है। एक लोहे के ताले ने एक हथौड़े से पूछा, राइट, ताला होता है ना ताला, तो ताला जो था वो हथौड़े से बात कर रहा था और हथौड़ा और चाबी आपस में बात कर रहे थे। तो हथौड़े ने चाबी से पूछा कि रे चाबी, लोहा तेरे में कम है, ताकत तेरे में कम है, और फिर भी मुझे हथौड़े को, ताले को तोड़ना पड़ता है, उस पर कई बार वार करना पड़ता है, तब जाके ताला टूटता है। और चाबी तू इतनी आसानी से कैसे जाके खोल लेती है ताले को? तो चाबी जवाब देती है कि हे हथौड़े, मेरे पास लोहा कम है, ताकत भी शायद तुझसे बहुत 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 कम है, मैं तो बहुत छोटी सी चाबी होती हूं, पर मैं ताले के अंतर मन तक प्रवेश करती हूं और ताले से निवेदन करती हूं और ताला खुल जाया करता है। देखो यार, दोनों चीजें समझने की कोशिश करो। एक होता है सर्जन और एक होता है बुचर। एक होता है आपका जो सर्जरी करता है ना, डॉक्टर, सर्जन, और एक होता है कसाई। आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, वो आपको तय करना है। जो सर्जन होता है, जो शल्य चिकित्सक होता है, वो 6 इंच की छोटी सी ब्लेड से किसी की जिंदगी बचाने के लिए एक चीरा लगाता है। और बुचर बड़े सारे चाकू से क्या करता है, किसी की जान लेने के लिए खट से काट देता है, राइट। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? सेल्स में आप सर्जन भी बन सकते हो, सेल्स में आप बुचर भी बन सकते हो। अगर आप सर्जन बनोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा आपका नाम होगा, ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, राइट। आप क्या बनना चाहते हो ये आपको तय करना है। सो अ गुड सेल्स प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, इट विल रिप्रेजेंट योर वैल्यू प्रपोजिशन टू द कस्टमर एंड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। देखिए, आपका कंपटीशन, पार्टनर्स, आपका कंपटीशन किसी कंपनी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन आपके जैसे काम करने वाले बाकी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ है। तो आज लगभग 21 लाख लोग हैं जो इंश्योरेंस सेलिंग में हैं, राइट। उन 21 लाख लोगों में से कुछ एमडीआरटीज भी हैं, कुछ सीओटीज भी हैं, कुछ टीओटीज भी हैं। ऐसे लोग जो 7-7, 8-8 करोड़ रुपए साल का भी कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, राइट। और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो एक एक पॉलिसी के लिए मारे मारे फिरते हैं। ये सच्चाई से वास्ता आप लोगों का इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस दैट क्रिएट्स द डिफरेंस, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आप तमाम लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 2% है। सिर्फ 2% लोगों तक इंश्योरेंस सही मायने में पहुंच पाया है, बाकी लोगों ने या तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में लिया है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप लोग भी एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हो सकते हैं, सेल्स प्रोफेशनल हो सकते हैं, बशर्ते आप एक कस्टमर एडवोकेट की तरह काम करें, ना कि एक नौसिखिए एमेच्योर की तरह, राइट। सो सबसे पहले प्रोसेस में क्या आता है ये देखें, अरेंज दीज बॉक्सेस इन करेक्ट सीक्वेंस, राइट। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, राइट। ये जो आपके 9 बॉक्सेस दिख रहे हैं, है ना, प्लीज सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट स्टेप इज यू डू द प्रोस्पेक्टिंग। आपके संभावित ग्राहकों को ढूंढने की जो पूरी एक्टिविटी है उसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। कैसे ढूंढते हो आप? प्रोस्पेक्ट ढूंढने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें नेचुरल मार्केट होता है, आपका रेफरल मार्केट होता है, आपका कोल्ड मार्केट होता है, कई सारे तरह के आपके लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, उनके थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश करते हो। मैं आगे बताऊंगा आपको।
राइट। प्रोस्पेक्टिंग, एक बार प्रोस्पेक्ट्स का डेटा, एक बार लिस्ट आपके पास आ गई कि ये वो तमाम लोग हैं जिनसे मैं या तो डायरेक्ट बात करूंगा कि नमस्ते मेरा नाम नितिन बंग है, तो वो पहचानते होंगे, या मैं बोलूंगा नमस्ते सादिया जी ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो वो सादिया जी को पहचानते होंगे, तो वो हमारे रेफरल क्लाइंट हो गए। तो मैंने एक बार प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार कर ली, उसके बाद प्रोसेस नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होगा कि मैं टेलीफोन से उनसे अपॉइंटमेंट लूंगा। क्या करूंगा? टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लूंगा कि सर नमस्ते, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं, मैं आपके जैसे परिवारों को, उनकी परिवार की आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट की प्लानिंग में असिस्ट कर सकता हूं। मुझसे बात करके आपको कई सारे वंडरफुल आइडियाज मिलेंगे, ये मैं वादा कर सकता हूं। मुझे इस बातचीत के लिए लगभग 40 मिनट का समय चाहिए। कल सवेरे 11 बजे का समय बेहतर रहेगा या कल शाम 5 बजे का टाइम बेटर रहेगा? ऐसा करके मैं अपना एक टेली अपॉइंटमेंट की मेरी स्क्रिप्ट होती है, मैं लोगों से बातचीत करता हूं और उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं। एक बार जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो मैं कस्टमर को बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मजोशी से थैंक यू बोलता हूं और कस्टमर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी ये अपॉइंटमेंट अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लीजिएगा कि कल शाम 5 बजे नितिन बंग आएंगे जो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर है, जिनसे आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस के संबंधित बातचीत कर रहा है। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर आपसे, कल शाम ठीक 5 बजे आई विल बी देयर एट योर प्लेस, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू सर। इस तरह की बात हमें कर रहा है। हम लोग फोन पे कैसे बात करते हैं कि हे भगवान तूने क्यों जिंदगी दे दी यार, सारा दुख मुझे ही दिया है, बहुत तकलीफ में बात करते हैं। जबकि हमको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी एंथुजियाज्म, बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ बात करना चाहिए, बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ बात करना चाहिए। अगर वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट हम ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर को मजा आएगा, बिकॉज कस्टमर हमेशा अपने से ज्यादा एनर्जी वाले लोगों से डील करना चाहता है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, द हायर इन एनर्जी विल ऑलवेज डोमिनेट द लोअर इन एनर्जी। द हायर इन एनर्जी विल ऑलवेज डोमिनेट द लोअर इन एनर्जी। तो टेली अपॉइंटमेंट पे कैसे बात करते हैं उस बारे में बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट एक बार मिल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। अप्रोच कैसे करते हैं? हम आजकल या तो जूम कॉल पर मिलते हैं, या अगर कस्टमर और हम लोग ओके हैं तो हम फिजिकली भी कस्टमर से मिल सकते हैं, राइट। फिजिकली भी कस्टमर से मिल सकते हैं। और अप्रोच करने के बाद फिर हम बताते हैं अपने बारे में कि सर नमस्ते, मेरा नाम ये है, मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूं, मैंने कई सारे फैमिलीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उनकी नीड्स को समझने में मैंने असिस्ट किया है, सहायता की है। मैं आपको भी इस मामले में सहायता कर सकता हूं। आगे की बातचीत के लिए मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, होप यू विल नॉट माइंड। मैं आपसे कुछ आपके फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा, मैं आपसे कुछ आपकी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा, मैं आपसे कुछ आपकी हैबिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। होप आप नाराज नहीं होंगे। सर हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, होप दिस इज ओके। और उसके बाद हम बोलते हैं कि सर अगर आप किसी प्रश्न का, किसी पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहें तो प्लीज नाराज मत होइएगा, मुझे बोलिएगा कि प्लीज मूव ऑन, सो आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर इस बात को समझने के लिए मुझे थोड़ा डायग्नोसिस करना जरूरी है ताकि मैं आपको सही सॉल्यूशन दे पाऊं। तो जब आप रिस्पेक्टफुली कस्टमर से पूछ के, कस्टमर को अवेयर करके, कस्टमर को सेंसिटाइज करके कॉल में आगे बढ़ते हैं तो कस्टमर यस बोलता है। एंड माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, स्मॉल यस विल टेक यू टू अ बिगर यस। मेरी बात आप लोगों तक पहुंची हो तो प्लीज समझिएगा, स्मॉल यस विल टेक यू टू अ बिगर यस, टू अ लार्जर यस। और एंड में चेक के तौर पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तौर पे ही आपको यस कस्टमर से चाहिए ना? अगर चाहिए तो चैट बॉक्स में यस लिखो। अगर कस्टमर से यस चाहिए तो यस चैट बॉक्स में डालो भाई। ऑलराइट, अप्रोच करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कस्टमर की नीड एनालिसिस करते हैं। देखिए 9th नंबर का बॉक्स, उसकी नीड एनालिसिस करते हैं। उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके बच्चे कितने बड़े हैं, उसके बच्चों के हायर एजुकेशन कितने साल बाद शुरू होगी, बच्चों की मैरिज का टाइम कब आएगा, उसकी रिटायरमेंट का टाइम कब आएगा, किस एज में कस्टमर रिटायर होना चाहता है, रिटायर होने के बाद कितने सालों का अरेंजमेंट करके रखना चाहता है, क्योंकि वो सारे साल वो होंगे जब उसका जो पैसा उसने बचा के रखा है उससे उसकी जिंदगी चलने वाली है। तो ये तमाम नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस करते हैं।
हम कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं कि सर ईश्वर ना करे कल शाम आप घर नहीं पहुंचे होते तो आपकी फैमिली को कितने पैसों की जरूरत पड़ती, ऐसा कोई एनालिसिस आपने किया है क्या? आई कैन हेल्प यू एनालाइज दैट। कस्टमर को आपको कॉन्फिडेंस देना होता है, ट्रस्ट देना होता है कि सर मैं आपको डराने की बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच्चाई से सामना कराने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। सो नीड एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हो? सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो। क्या करते हो? सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो कि सर जो आपने मुझे, हम लोगों ने जो आपकी नीड्स आइडेंटिफाई करी थी, उन नीड्स के हिसाब से आपको जो प्रीमियम लगेगा वो ये रहेगा और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। जब आप सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो, उस हर स्टेप के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस आते हैं और वो ऑब्जेक्शंस आपको हैंडल करने होते हैं। फ्रॉम अप्रोचिंग ऑन द टेलीफोन टू फिजिकल मीटिंग टू नीड एनालिसिस टू एनालिसिस एंड प्रिपरेशन टू प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, हर स्टेज पर आपको क्या आएंगे? ऑब्जेक्शंस आएंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ट्रस्ट मी दैट ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन आपको रिजेक्शन के लिए नहीं है। ऑब्जेक्शन मीन्स द कस्टमर वांट्स टू नो मोर, द कस्टमर वांट्स टू नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। तो अगर रिस्पेक्टफुली डिग्निफाइड तरीके से आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यस 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 मिलेगा। और ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आप क्लोजिंग करते हैं और क्लोजिंग करने के बाद जो लास्ट स्टेप होती है, आप कस्टमर से बोलते हैं कि सर आई एम श्योर आप मेरी सर्विसेज से खुश हैं, वुड यू लाइक टू गिव फीडबैक। और फीडबैक लेने के बाद आप कस्टमर को बताते हैं कि सर मेरा काम आपके जैसे लोगों से लगातार मिलते रहने का है, इसके लिए मुझे आपसे रेफरेंसेस चाहिए, इसके लिए मुझे आपसे कुछ अच्छे नामों की दरकार है, ऐसे लोग जिनसे मिलकर मैं इंश्योरेंस के बारे में बात कर सकूं। ये आपकी बेसिक स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आई है तो प्लीज मुझे इत्तला कीजिए। और आपका जो भी की टेक अवे है इस सेशन से, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, जो भी आप सीख पाए हैं, वो प्लीज अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखिए, वरना क्या होगा? हम भूल जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड कंप्यूटर वाला माइंड है, कंप्यूटर से भी तेज है, पर ऐसा होता नहीं है। राइट? इसलिए लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग को समझने की कोशिश करें। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? ये देखो यहाँ पर ये ना, मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक ऐसा टेबल बना के बताया है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके नोन मार्केट और अननोन मार्केट के 50-100 लोगों के नाम इस टेबल में आप लिख सकते हो। इस टेबल में कहीं ना कहीं आपको अपने नाम, कस्टमर अपने जान पहचान वाले लोगों के नाम लिखना चाहिए, ताकि आप किसको अप्रोच करने वाले हो ये आपको पता रहे। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सादिया जी, इज द स्क्रीन विजिबल? एकदम। ऑलराइट। सो प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। हु इज अ प्रोस्पेक्ट? प्रोस्पेक्ट इज अ क्वालिफाइड सस्पेक्ट। तो अब आप लोग कंफ्यूज मत हो। देखो यार, सस्पेक्ट मतलब क्या? सस्पेक्ट मतलब जिसपे आशंका है, जिसपे शक है। देखा है ना, पुलिस वाले बोलते हैं हमारा ये सस्पेक्ट हो सकता है। सस्पेक्ट मतलब होता है आशंका, शक। तो भाई मुझे अभी पता ही नहीं है, जब मैंने बिजनेस चालू करा है मुझे पता ही नहीं है कि कौन मेरा कस्टमर बन सकता है। तो इस धरती के ऊपर और इस आकाश के नीचे हर उस व्यक्ति को जिसको मैं जानता हूं वो मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में आ सकता है। बाद में मैं उसको किसी बेंचमार्क पे क्वालिफाई करूंगा, कुछ पैरामीटर्स पे क्वालिफाई करूंगा और फिर समझ पाऊंगा कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट बन सकता है या नहीं। सस्पेक्ट का मतलब होता है ऐसी आशंका है, मैं श्योर नहीं हूं, ऐसी आशंका है कि वो मेरा कस्टमर बनेगा। और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है ऐसी संभावना है, मतलब अब मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूं कि ऐसी संभावना है कि वो मेरा कस्टमर बन सकता है, क्योंकि उसमें ये 4-5 खास चीजें अवेलेबल हैं। So prospects are the lifeblood of our business. First step in making any life insurance sale is identifying for prospective customers who have a good chance of buying from us. तो दोस्तों, जब भी आप सस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, उसको SORT नाम के पैरामीटर पर जांच लें। आप लोग अगर लिख रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं वापस। SORT। What is SORT?
SORT का मतलब होता है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो सफल है और जिसके पास पैसा है। मान लीजिए आपने 200 लोगों के नाम लिख लिए, पर 200 के 200 लोग आपके काम के होंगे वो जरूरी नहीं है। तो आपको उन 200 लोगों में से ऐसे लोग निकालने पड़ेंगे जिनमें ये सॉर्ट वाली चीजें हैं। तो वो व्यक्ति सफल होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। सफल और पैसे वाला तो है, लेकिन आप उससे मिल अगर नहीं सकते तो फिर उसका नाम लिखने का मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको उसी व्यक्ति का नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखना है जिससे आप मिल सकते हैं। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट। फिर तीसरा, रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरेंस। किसी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है इंश्योरेंस की? अगर वो व्यक्ति 25 से 45 साल की उम्र के बीच का है, अगर वो व्यक्ति 25 से 45 की एज ग्रुप का है, मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है। यही एक पैरामीटर है। अच्छी एज ग्रुप हो, 25 से 45, मैरिड हो और उसके बच्चे हो, तो उसको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, हम सिर्फ फिट लोगों को ही इंश्योरेंस दे सकते हैं। हम सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही इंश्योरेंस दे सकते हैं। इन 4 पैरामीटर्स पे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये इस व्यक्ति से मैं बात करूं या नहीं करूं। राइट? आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई प्रोस्पेक्ट से मैं कैसे बात करूं, या वो मेरा रेफरल प्रोस्पेक्ट है या वो मेरा कहीं मैंने कोल्ड कॉलिंग करके वो प्रोस्पेक्टिंग करी है, ये आपको समझना पड़ेगा। राइट? ये देखिए नेचुरल मार्केट, ये 2 तरह के मार्केट्स होते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ना ये इसको, ये देखिए, बाकी सब पे ध्यान मत दीजिए, माय डिजायर्ड अर्निंग वगैरह। प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स देखिए, ये 3 प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स हैं। एक आपका नेचुरल मार्केट होगा, मतलब शहर में आप ऑलरेडी कई लोगों को जानते होंगे, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए। एक आपका रेफरेंस मार्केट होगा, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए। और कुछ कोल्ड कॉल्स भी आप करते हो, कुछ कोल्ड कॉल्स भी आप करते हो, वो भी लिस्ट बना लो। राइट? सो टेलीफोन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, उसका एक बेसिक मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई कि भाई आप फोन पर लोगों से अपॉइंटमेंट लोगे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट का क्या हो सकता है। सो नाउ जस्ट अज्यूम दैट यू हैव अ साइजेबल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स विद यू। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? आप क्या करोगे? फोन लगाओगे। फोन लगाने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत करते आना चाहिए। क्योंकि भाई 2 तरह के कॉल्स होते हैं, एक होता है सेल्समैन ड्रिवन कॉल और एक होता है कस्टमर ड्रिवन कॉल। सेल्समैन ड्रिवन कॉल का मतलब होता है कि सेल्समैन तय करेगा कि आगे 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, जितनी भी देर बातचीत है वो कैसे होगी। और कस्टमर ड्रिवन कॉल मतलब कस्टमर तय करेगा कि कैसे बातचीत होगी। आइडियल सिचुएशन में जो अच्छा कॉल होता है वो सेल्समैन ड्रिवन कॉल होता है। अगर आप उस कॉल को ड्राइव करेंगे तो उसको सही दिशा में लेके जा पाएंगे। वरना जो आपका कस्टमर है वो तो इधर से उधर आपको हमेशा वेव करता है। सो गेट अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी बाय अप्रोचिंग अ लार्जर प्रोस्पेक्ट बेस, इनेबल प्लानिंग द वर्क शेड्यूल एंड इंक्रीज प्रोस्पेक्ट सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। सो अगर आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो कस्टमर को समझ में आएगा कि भाई आप एक बिजी व्यक्ति हो, ऐसे ही नहीं घूमते घामते चले आए। और ये आपका टेलीकॉलिंग स्ट्रक्चर है, प्लीज एक बार देख लीजिए। आज टेलीकॉलिंग पे मैं ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। आप क्या बता सकते हो? सबसे पहले ग्रीट एंड कंफर्म, हाय गुड मॉर्निंग, इज दिस मैडम सादिया सिद्दीकी? तो मैंने ग्रीट करा और मैंने कंफर्म करा। फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द कंपनी एंड टेक परमिशन टू प्रोसीड। उसके बाद आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। मैम, माय गुड नेम इज नितिन बंग, I work for this company called so and so, and this is the purpose of calling you. Do you have a moment to talk? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? कस्टमर बोलता है यस या नो। फिर आप उसका इंटरेस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट बताते हो, मतलब मुझसे बात करने से आपको क्या बेनिफिट होगा ये आप बताते हो। राइट? तो मैं आपके जैसे परिवारों के फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बच्चों के हायर एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी जैसी फैमिलीज को असिस्ट करता हूं। फिर स्टेट पर्पस ऑफ कॉल, मैंने आपको फोन इस पर्पस से लगाया है कि क्या आपकी फैमिली से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए
बातचीत करने के लिए कल सवेरे 11 बजे का समय ठीक रहेगा या कल शाम 5 बजे का टाइम बेटर रहेगा। हमेशा अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को 2 टाइम देना चाहिए, 2 टाइम का ऑप्शन देना चाहिए। और याद रखिएगा वो दोनों ऑप्शंस आपके लिए ही कंफर्टेबल होना चाहिए। उन 2 ऑप्शंस को जब आप देते हो तो कस्टमर को ये फीलिंग आती है कि आपने उसका ख्याल रखा, और कस्टमर ज्यादातर 2 में से जो आपने बाद में ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को पिक कर लेता है और वो टाइम आपके लिए फिक्स हो जाता है। उसके बाद जब कस्टमर बोलता है हाँ यार कल शाम 5 बजे मिल सकते हैं, तो आपको कंफर्म करना है कि श्योर मिस्टर शर्मा, कल शाम 5 बजे आपके घर पर आपसे मुलाकात होगी। क्या आप भी अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में अपना ये अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं प्लीज? कस्टमर के पास हो सकता है अपॉइंटमेंट डायरी ना हो, बट ही विल फील गुड, ही विल फील इलेटेड। उसको लगेगा कि वाह यार ये मेरी वैल्यू कर रहा है, राइट? सर आपके घर का एड्रेस मुझे बता सकते हैं प्लीज पूरा? ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। फिर आप एक्नॉलेज एंड क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो इवनिंग 5 PM एट योर रेसिडेंस। और बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ फोन पिक भी करना चाहिए, बात भी करना चाहिए, और उसी एनर्जी के साथ फोन रखना भी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रही है बात मेरी? उसके बाद फिर होता है कि भाई टेलीकॉलिंग के बाद आपके पास कई सारे तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए देयर आर वेरियस स्टेप्स इन विच यू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, राइट पार्टनर्स? सो मैंने आज आपको बताया कि भाई कैसे टेलीकॉलिंग करना है, फिर ऑब्जेक्शन कैसे आपको हैंडल करना है, और ये सारी चीजों पे हम लोग वापस दोबारा भी बात कर सकते हैं। बट आज I have just shared the process. This is the process. I to I to you क्लियर कर दीजिए, ठीक है आदित्य भाई? फिर से कर देता हूं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप बॉम्बे कभी गए हो तो बॉम्बे में चर्च गेट स्टेशन पर किसी भी वर्किंग मॉर्निंग में लगभग 3-4 लाख लोग होते हैं। चर्च गेट स्टेशन बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, राइट? सुबह 8 से या सुबह 7:30 से 12 बजे के बीच में लगभग 3-4-5 लोगों की फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, राइट? टीटी कितने होते हैं, जो टिकट चेक करने वाले होते हैं वो कितने होते हैं? क्योंकि वहां पर 8-10 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लगभग, जी विनीता जी, चूंकि वहां पर 8-10 प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहां पर टोटल जो टीटी होते हैं वो लगभग 30-40 टीटी होते हैं। लेकिन ये 30-40 टीटी मिलकर 3-4 लाख लोगों में से उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिसके पास टिकट नहीं होता है, राइट? है ना बड़ा इंटरेस्टिंग काम? कई बार आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका टिकट आप लेके नहीं चले हो, राइट? और जब आप पहुंचते हो एकदम से जो टीटी है वो आपके सामने आके टक टक करता है और आपको लगता है शिट यार इसको कैसे मालूम पड़ गया, राइट? मैंने अपने एक पहचान वाले व्यक्ति से बात करी थी जो ट्रेन रेलवे में ट्रेनर है। मैंने उनसे पूछा कि टीटीज को कैसे सिखाते हो कि उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसके पास टिकट नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ट्रेनिंग में अपने टीटीज को सिखाते हैं कि उन निगाहों को ढूंढो जो निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, उन निगाहों को ढूंढो जो निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो हमारी आंखों से बहता है, हमारी नजरों से साफ साफ झलकता है, और वो कस्टमर पढ़ लेता है कि ये विदाउट टिकट है, इसने प्रोडक्ट के बारे में ठीक से मालूमात नहीं करी है, इसने मेरी नीड एनालिसिस नहीं करी है। वो आपकी आंखों से समझ जाता है और फिर आपको पेनल्टी ठोक देता है कि भाई अगली बार देंगे, राइट? तो ये आई टू यू और यू टू है। यहाँ पर आई टू आई आपका कन्विक्शन आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, आपके सॉल्यूशन के बारे में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका आई टू आई मतलब मेरा मुझसे कनेक्शन स्ट्रांग है तो फिर मैं स्ट्रांगली उसको ट्रांसफर करता हूं यू मतलब कस्टमर के पास, और मैं जब कस्टमर से मिलकर कॉल पूरा करके वापस लौट आता हूं तो कस्टमर यू टू यू करता है, खुद से बात करता है और एनालाइज करता है कि जो ये बंदा मुझे सर्विसेज और सॉल्यूशन देके गया है वो सही है या नहीं है, और वो अपने आप को कन्विंस करता है। जब आपका आई टू आई कमजोर होता है तो कस्टमर का यू टू यू भी कमजोर होता है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। आदित्य भाई समझ पाए जो मैं बात कह रहा हूं? ऑल राइट। सो पार्टनर्स, और कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको बताई, सेल्स क्यों महान है मैंने आपको बताया, सेल्स के क्या क्या प्रोसेस में व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन फॉलो,
और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे वी कैन ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट सेल्स। तो आप लोग के फीडबैक जरूर दीजिएगा। फर्दर प्रोसेस में यही है आदित्य भाई कि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसके बाद अप्रोच करते हो, टेलीफोन कॉल लगाते हो। टेलीफोन कॉल लगाने के बाद आपका पर्पस यही होता है कि 2 मिनट में सेल्स कॉल, टेलीफोन कॉल कंप्लीट करूं, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कस्टमर के वो हैंडल करूं, कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करूं। मेरा फोन लगाने का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मकसद होता है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैं फोन पर बेचने की कोशिश नहीं करता हूं। कभी भी फोन पर अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने की कोशिश मत करना। फोन पर हमेशा ये बात करना कि सर मुझसे मिलकर आपको क्या फायदा होगा, मुझसे मिलकर आपको क्या फायदा होगा, ये आपने अगर बता दिया। हमेशा वादा करो कस्टमर से कि सर मेरा वादा है कि मुझसे मिलकर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी वैल्यू एडिशन करूंगा। मैं कोरोना में मिले शोभित जी, कोरोना में मिले मतलब जूम पे मिले, जैसे आप और हम मिल रहे हैं। आप अपनी चाय पीजिए, मैं अपनी चाय पी रहा हूँ, बढ़िया, साथ में चाय भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, राइट। सो ये करना है। एक बार अप्रोच करा, अप्रोच करने के बाद कभी भी ये मत बोलो कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ या मार्केट में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है आपका। अगर आप ये कहते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लो, ये गलत है। आपको ये बोलना है कि सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिलहाल तो ना मुझे पता है ना आपको पता है आपको मेरे किसी सर्विसेज या प्रोडक्ट या सॉल्यूशंस की जरूरत है भी या नहीं। तो ये जानने के लिए कि क्या मेरी सेवाएं आपके कुछ काम आ सकती हैं, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कुछ नीड एनालाइज करनी पड़ेगी। वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि मेरी कौन सी सर्विसेज आपके काम आ सकती हैं। और होपफुली एट द एंड ऑफ इट ऑल, इस सबके अंत में हम ये तय कर पाएंगे कि आपको मेरे किसी प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं। अगर होगी तो मैं आपको असिस्ट करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो अंत में आप और मैं अच्छे मित्र तो बन ही सकते हैं। ये आपकी बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। और फिर उनका नीड एनालिसिस करने के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, मैरिज के लिए कितना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, वो अनटाइमली अगर डेथ हो गई तो क्या क्या उनके ऑनगोइंग एक्सपेंसेस हैं, और क्या क्या लोन्स हैं उनके ऊपर, क्या क्या उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके हिसाब से उनका टर्म प्लान होना चाहिए। ये सारी चीजें आप बता देते हो तो ये आप नीड एनालिसिस करते हो। और नीड एनालिसिस करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है जब आप कस्टमर से बोलते हो कि सर इसका अगर मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दूं तो आप कितना प्रीमियम मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर निकाल पाएंगे। और वहां से आप ईयरली प्रीमियम कमिटमेंट लेने की कस्टमर से कोशिश करते हो। एक्चुअल में उसकी जेब टटोलते हो कि असल में उसके पास कितना पैसा निकालने को है। वरना आपका सॉल्यूशन आएगा 2 लाख रुपए का, कस्टमर बोलेगा मेरे पास 40,000 है, मिसमैच हो जाएगा। उसकी बजाय कस्टमर से पूछो कि सर ये खूबसूरत सा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, कितना पैसा आप इसके लिए निकाल सकते हैं। कस्टमर जो भी प्रीमियम बताता है उसका 10-20% अपसाइड डाउन साइड बांधकर एक इलस्ट्रेशन निकालिए बढ़िया तरीके से, फिर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ कस्टमर के पास पहुंचिए, कस्टमर को सॉल्यूशन दीजिए, कस्टमर को बताइए, री एम्फसाइज कीजिए कि क्यों ये सॉल्यूशन लेना उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल क्लोज कीजिए, चेक पिक कीजिए। आजकल तो चेक पिक करने की जरूरत ही नहीं है, पेमेंट लिंक भेज दी जाती है और ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। और ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आप कस्टमर के पास वापस 250 ग्राम मिठाई का डब्बा लेकर, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर वापस जा सकते हैं और कस्टमर को थैंक यू कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, सेवा का मौका दिया, और इसी तरीके से आगे भी मुझे उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ बना रहेगा। एंड दिस इज द वे यू क्लोज इट। और एंड में आप कुछ अच्छे लोगों के नाम रेफरेंसेस मांगते हो ताकि आपका ये बिजनेस भी लगातार चलता रहे। ये पूरी सेल्स प्रोसेस है दोस्तों। थैंक यू नितिन, बहुत ही सही समझाया आज आपने। मतलब मजा आ गया, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। आर्मी ऑफ गॉड, मतलब आई एम रियली हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे जो हो रहा था। पार्टनर से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपके पास अगर कुछ और भी सवाल हैं तो आप प्लीज जल्दी से चैट में डाल दीजिए, उनको भी एड्रेस करते हैं। सेवा भावना से काम करना है, सही बात है। पार्टनर्स कोई भी क्वेश्चंस हो कुछ चैट पे डालिए। आदित्य भाई स्लाइड्स तो कुछ दिखाई ही नहीं मैंने। शुरू कैसे करें? शुरू एक अच्छे इंटेंशन के साथ करो। शुरुआत में कस्टमर से बोलो कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें करेंगे, मैं भी आपसे सीखूंगा कि आपका
फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, सेविंग्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है। जब धीरे धीरे आप कस्टमर से मिलोगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा। और कस्टमर को बताओ कि भाई मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं उनके 3-4 तरह के बेसिक डर होते हैं। पहला डर ये होता है कि व्हाट इफ दे डू नॉट रीच 60, क्या होगा यदि वो 60 की एज तक पहुंच ही नहीं पाए तो। दूसरा उनका डर होता है कि व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू वर्क टिल 60, क्या होगा यदि वो 60 की एज तक काम नहीं कर पाए तो। तीसरा उनका डर होता है बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए। और चौथा उनका डर होता है कि उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी। क्या आपका भी इन 4 में से कोई डर है या आपका कोई और डर है? और 99% पार्टनर्स, ट्रस्ट मी, इन 4 डर के अलावा 5वां कोई और फाइनेंशियल डर लोगों का नहीं होता है। तो रिटायरमेंट होगा तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, बच्चों की एजुकेशन होगी तो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड देंगे। अगर उनका डर ये होगा कि यार 60 के पहले मुझे ही कुछ हो गया तो क्या होगा, तो आप उनको टर्म प्लान देंगे। और धीरे धीरे आप सीख लेंगे इस चीज को, राइट। क्लाइंट को मैक्सिमम कितना बार फॉलो अप करें? देखिए, हर बार जब फॉलो अप करें तो कस्टमर को हर बार इस बात के लिए सेंसिटाइज करें कि सर हो सकता है मेरी पूरी बातचीत में आपको मैं कभी कभार पुशी लगूं, मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि ये फोर्स कर रहा है। पर मैं यकीन मानिए हमारा बिजनेस वही है कि हमें लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि लोग उतनी आसानी से अपने हित की बात समझ नहीं पाते हैं, राइट। और पार्टनर्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोगों का काम उतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छा काम जो होता है वो आसान नहीं होता है। मुझे बताओ यार, आप क्या दूध वाला दूध देने आता है या आप तबेले में दूध लेने जाते हो? मुझे बताओ, एनी आंसर्स? आई एम श्योर 99% लोगों के यहाँ दूध वाला दूध देने आता है, राइट। दूध देने आता है सुबह 6 बजे आपके गेट के बाहर दूध रखा होता है। तो जो आदमी दूध 6 बजे रख के जाता है, मुझे बताओ वो अपनी जिंदगी कितने बजे शुरू करता है? वो अपनी जिंदगी लगभग 4-4:30 बजे शुरू करता है। और आप क्या रोज पैसे देते हो उसको? नहीं, रोज पैसे नहीं देते हो, आप मंथ के एंड में पैसे देते हो। और मंथ के एंड में भी कभी सुबह सुबह आपका पैसे निकालने का मन नहीं तो आप क्या बोलते हो? भैया कल परसों ले लेना यार। वो दूध देना बंद नहीं करता है ना। कितना मुश्किल काम है, उसके बावजूद भी क्या होता है, हम पैसे उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से देते हैं। और ठीक इसके विपरीत हम सबको पता है कि दूध और दारू में से दारू खराब चीज है, दूध अच्छी चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि दारू की दुकानों पर लाइन लगी रहती है। वहां एक गंदा सा आदमी होता है जो सबको बोलता है हट 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 हट, अच्छा नोट ला, फटा नोट मत दे। उसके बावजूद भी लोग लाइन लगा के लेते हैं, क्योंकि वो बुरा काम कर रहा है तो उसका काम आसान है। मदर टेरेसा बनना उतना आसान थोड़ी रहा होगा कभी, इजंट इट? तो जो भी दुनिया में अच्छा काम होगा पार्टनर्स, वो थोड़ा मुश्किल काम होगा। तय आपको करना है कि अच्छा काम करना है या उतना अच्छा काम नहीं करना है, राइट पार्टनर्स? Nitin, I तो totally agree with you on this. मतलब डूइंग समथिंग जिसे जो सही रास्ते में ना, वो करना हमेशा मुश्किल होता है। एंड चाहे वो सेल्स ले लें, चाहे वो मार्केटिंग ले लें, जहां पे भी आपको सामने वाले को कन्विंस करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना पड़ता है अपनी साइड से। एब्सोल्युटली पार्टनर्स, आप लोग ना कभी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में पढ़िएगा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा उनकी स्टोरी। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में वो सबसे ज्यादा उनका नाम हुआ, राइट। आप प्लीज उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। जब ताज लैंड पर हमला हुआ था, राइट, और जब उनके उनके ऑफिसर ने बोल दिया कि संदीप कम बैक, वी आर स्टॉपिंग द ऑपरेशन, यस मुंबई अटैक, बिल्कुल शोभित जी सही कह रहे हैं आप। उन्होंने बोला कि सर जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। क्या जज्बा होगा उस आदमी में, सोचा आपने? और अपनी ट्रूप के व्यक्ति को बचाने के चलते उनके सीधे हाथ पर गोली लग गई और वो शहीद हो गए। 14 लोग जो फंसे हुए थे, उन 14 लोगों को अकेले संदीप उन्नीकृष्णन ने निकाला। तो पार्टनर्स, कोई भी काम जो जबरदस्त है, जो अच्छा है, जो आपके मन को संतुष्टि देगा, वो उतना आसान कभी नहीं होगा। तो डरना नहीं है, बहुत मेहनत करना है, एंड बी रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस दैट कम। वो चैलेंजेस ही आपको आपकी शख्सियत को निखारेंगे, ट्रस्ट मी। सही। चलिए एक काम करते हैं नितिन, अभी का सेशन वाइंड अप करते हैं। आई थिंक हमने बहुत सारे बातें करनी है आज, बहुत सारी पार्टनर्स की बातें, क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं। बहुत ही मतलब पर्सनली बोल रही हूँ कि आई रियली एंजॉय द सेशन।
especially when you said talked about the army of God. I am like blown away right now. And जितने भी पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगी, बहुत छोटी सी बात नितिन ने बोली थी कि आप आर्मी ऑफ गॉड हैं. सो आप कुछ लेके जाएं ना जाएं, आपने बहुत सारी बातें सुनी है, बट अगर आप बस इतना याद रख लेते हैं दैट यू एन आर्मी ऑफ गॉड, आई थिंक यू आर हाफ वे थ्रू. एंड नितिन, हम फिर से कोई एक और सेशन करेंगे, होपफुली जल्दी करेंगे. उस पे हम बाकी की सेल्स प्रोसेस के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और दूसरे टॉपिक्स उठाते हैं. श्योर श्योर श्योर, अगर दोस्त लोग तैयार हैं तो आई एम आल्सो रेडी. राइट, टोटली. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते आप जल्दी हम फिर से मिलते हैं एक और ऐसे ही एंगेजिंग सेशन के साथ. एंड फिर से आपके बहुत सारे सवाल लेंगे और आपकी आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे. चलो, इस सब के बारे में बात धीरे धीरे हम लोग जरूर करेंगे बाद में, राइट? चलो, थैंक यू सादिया. थैंक यू नितिन, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द यस, टाइम. ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय. आई एम Bye. लीविंग, साइन ऑफ. बाय. Okay. Bye, partners. Bye, everyone.